हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नज़दीकी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। पीछे हम एक लाइव क्लास लेना चाहते थे, उसमें पीछे टेक्निकल एरर की वजह से मैं वो लाइव क्लास नहीं ले पाया था और जल्द ही लाइव क्लास वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जो क्वेश्चन उस दिन आपको मिलने वाले थे उसका लॉस ना हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एनिमल हस्बेंड्री के, अपने उन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के अपने इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? इन विच एनिमल्स लाइवस्टॉक मिल्क फाउंड मैक्सिमम इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन। देखो, सबसे ज्यादा इंसुलिन किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है गाय, बी ऑप्शन है भैंस, सी ऑप्शन है ऊंटनी और डी ऑप्शन है भेड़। देखो, इंसुलिन का क्या रोल होता है बॉडी में? जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी के अंदर, वो ग्लूकोज में बदलता है, यानी पॉलीसेकेराइड होता है, वो मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज में बदलता है। अब जब वो ग्लूकोज में बदलेगा तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो जनरली क्या होगा? डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। अब दूध की जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। दूध की शर्करा को आप क्या बोलते हैं? लैक्टोज कहते हैं। मिल्क जो शुगर है उसको अपने क्या बोलेंगे? लैक्टोज बोलेंगे। ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड यानी दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनी हुई है। किस किस के जुड़ने से बनी हुई है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के जुड़ने से बनी होती है लैक्टोज। लैक्टोज ही दुग्ध शर्करा होती है। मिल्क शुगर किसे कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है। ये एक डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के जुड़ने से बनी हुई है। अगर दूध में इंसुलिन होगा तो लैक्टोज को ग्लूकोज में नहीं बदलने दिया जाएगा, इसको सीधा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। अगर ये ग्लूकोज में नहीं बदलेगा तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब डायबिटीज जो पेशेंट है उनके लिए वो दूध बढ़िया होता है जिसमें इंसुलिन अच्छा होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? इंसुलिन की मात्रा निम्न में से कौन से पशु के दूध में ज्यादा होती है? इन विच लाइवस्टॉक मिल्क फाउंड मैक्सिमम इंसुलिन कंसंट्रेशन दैट इज कैमल, यानी ऊंटनी। ऊंटनी के दूध के अंदर सबसे ज्यादा इंसुलिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, डाइसेकेराइड होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के जुड़ने से बनती है। यानी अगर आप लैक्टोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलेगा। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, दूध में किण्वन जो होता है, दूध फटने से दही बन जाता है या फिर मैं बात करूं पनीर बन जाता है, यानी उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए दूध में जो उत्तरदायी जीवाणु होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो अब दूध में सूक्ष्म जीव किस लिए पनपेंगे? उनको कुछ भोजन मिलेगा, तो उनके लिए भोजन तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दूध में ऐसा कौन सा अवयव है जो किण्वन के लिए या फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा ऐसा अवयव है जो किण्वन या फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है? तो लैक्टोज होता है। लैक्टोज पर कौन सा किण्वन होता है? लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है। कौन से सूक्ष्म जीव करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस है, ये किण्वन करते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पर बता दिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे। नेक्स्ट अपने चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गिल्टी रोग का रोग कारक होता है। कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्सिस। ए ऑप्शन है बेसिलस एंथ्रेसिस, बी ऑप्शन है कोलेस्ट्रेडियम चेवियाई और सी ऑप्शन है पोस्टुरेला बोवेस्पेटिका और डी ऑप्शन है पोस्टुरेला बोवेलिपिस्टिका। देखिए, जो एंथ्रेक्स रोग है, एंथ्रेक्स को आप जहरी बुखार या प्लीहा या फिर विषहरी या फिर बावला कई नामों से जानते हैं ना, ये इसके लोकल नेम है। जैसे जहरी बुखार है, प्लिया है, या फिर मैं बोलूं कि विषहर है, उसके अलावा बावला है, कई नामों से इस रोग को जाना जाता है। ये रोग निम्न में से किसके कारण होता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये जीवाणु से होता है। अब अपने एक एक की बात करते हैं। पोस्टुरेला बोवेलिपिस्टिका, ये गल घोटू के लिए उत्तरदायी है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं? घुरका भी बोल देते हैं या फिर नाविक जवर भी बोल देते हैं। गल घोटू, घुरका, नाविक जवर या खुर्रा बोल देते हैं, क्योंकि इसमें पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है तो जब वो सांस लेता है तो उसमें खर खर की आवाज आती है। तो यहां पे ये जो है वो कौन से रोग के लिए उत्तरदायी है? गल घोटू या फिर नाविक जवर जो होता है। सी ऑप्शन है पोस्टुरेला बोवेस्पेटिका, ये भी गल घोटू। देखो, दोनों में जीनस तो एक ही है,
दोनों ही गलघोटू के लिए उत्तरदायी है, लेकिन ये नीचे वाला बफेलो भैंस में गलघोटू फैलाता है, और ये ऊपर वाला जो है सी ऑप्शन वाला है ये गाय के अंदर गलघोटू के लिए उत्तरदायी होता है, पोस्टुरेला बोवेस्पैटिका। समझ गया। दूसरा जो ऑप्शन है कोलेस्ट्रेडियम चेवियई जो है, इसके कारण फड़ सूजन होता है। फड़ सूजन जिसको अपने लंगड़ी बुखार कहते हैं, जो पशु का पुट्ठा होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, अगर अपने उसको दबाते हैं तो चुरचुर की आवाज आती है, इसलिए अपने इसको चुरचुरिया भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसको जहरबाद भी बोला जाता है, फड़ सूजन बोला जाता है, चुरचुरिया बोला जाता है, और वैसे लंगड़ी बुखार बोला जाता है। ठीक है, तो ये लंगड़ी बुखार के लिए उत्तरदायी है, लंगड़ी बुखार। अब देखो बचा गिल्टी रोग। गिल्टी को अपने कौन सा एंथ्रैक्स बोल देते हैं, गिल्टी को अपने क्या बोलते हैं, एंथ्रैक्स बोलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अपने हिंदी में नहीं आता है तो उसको अपने इंग्लिश में देख लेना चाहिए, कई बार हिंट मिल जाती है, और कई बार इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में देख लेना चाहिए, उससे क्या है थोड़ी आपको हिंट मिल जाती है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंथ्रैक्स। गिल्टी को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोला, एंथ्रैक्स। इस नाम को देखो बेसिलस एंथ्रेसिस, ये इसको हिंट दे रहा है या नहीं दे रहा। इसलिए जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको छोड़ना नहीं होता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ना नहीं होता, पहले हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आजकल पेपर बाइलिंगुअल आते हैं, हिंदी में भी आते हैं इंग्लिश में भी आते हैं। तो नहीं आता उसको एक बार इंग्लिश में जरूर देखो, और इंग्लिश के रीडर है तो हिंदी में जरूर देखो, कई बार हिंट मिल जाती है और क्वेश्चन अपना राइट हो जाता है। यहां पूछा गया था गिल्टी रोग या एंथ्रैक्स किसके कारण होता है, तो ये बेसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है, और ये एक ऐसा रोग है जो पशुओं से मानव में भी स्थानांतरित हो जाता है। तो इस रोग के उपचार के लिए अपने को विशेष ध्यान देना पड़ता है, और जो पशु मर जाता है उसको अपने क्या है बहुत गहरा दफना देना चाहिए या फिर इसको जला देना चाहिए, क्योंकि सौ सीधा पड़ा रहेगा तो ये इंसानों में फैल सकता है, इंसानों में संक्रमण कर सकता है। कई बार पूछ लिया जाता है पशुओं में ऐसा कौन सा रोग है जो इंसानों में भी फैल जाता है, तो इंसानों में फैलने वाला कौन सा है, एंथ्रैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपने। लैक्टोज की पानी में घुलनशीलता होती है, सोल्युबिलिटी ऑफ लैक्टोज इन वाटर। वाटर के अंदर, पानी के अंदर लैक्टोज कितना घुल सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन 100%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 18%, डी ऑप्शन 25%। देखो इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 18% होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपने। तीसरे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, ये भी आपके लिए नया ही क्वेश्चन होगा। क्रीम पास्चुरीकरण के लिए किस एंजाइम का परीक्षण किया जाता है, विच एंजाइम इज टेस्टेड फॉर द क्रीम पास्चुराइजेशन। क्रीम को आप पास्चुरित कर रहे हो ना परिरक्षित करने के लिए, तो कौन से एंजाइम से उसको टेस्ट किया जाता है। ए ऑप्शन है प्लाज्मिन एंजाइम से, बी ऑप्शन है फॉस्फेट एंजाइम, सी ऑप्शन है केटालेज एंजाइम, और डी ऑप्शन है प्रोऑक्सीडेज एंजाइम। तो देखो जब आप क्रीम का पास्चुरीकरण करते हैं तो कौन से एंजाइम से टेस्ट किया जाता है, तो कौन से एंजाइम टेस्ट किए जाते हैं, पेरोक्सीडेज एंजाइम। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। पश्मीना ऊन स्पेशल टाइप की ऊन होती है। इस ऊन में जनरली क्या देखने को मिलता है, इस ऊन के अंदर सिल्कीनेस बहुत ज्यादा होता है, यानी फाइन बहुत होती है, अच्छी होती है, शानदार होती है। ठीक है, यानी ये जो ऊन है ये अपनी स्पेशल क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो ये जो पश्मीना ऊन है ये किससे प्राप्त करेंगे। ए ऑप्शन है ऊंट से, बी ऑप्शन है बकरी से, सी ऑप्शन है भेड़ से, और डी ऑप्शन है याक से। स्पेशल क्वालिटी की ऊन है, ठीक है, पतली होती है, बहुत शाइनली होती है। तो पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से प्राप्त की जाती है। काश्मीरी गोट, एक कश्मीरी जो बकरी होती है, काश्मीरी गोट है, वो ऊन उत्पादन के लिए फेमस होती है, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, बकरी से। अगर वो बकरी देखना चाहते हो तो ये है, ठीक है, ये काश्मीरी बकरी है, और इस काश्मीरी बकरी से ही पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। पतली होती है, चमकदार होती है, सिल्की होती है, शानदार होती है, बहुत बढ़िया इससे वुलन तैयार की जाती है। ठीक है, ये पश्मीना ऊन तैयार करते हैं। वैसे तो ऊन ज्यादातर आपको भेड़ों से मिलती है, वुल जो होती है वो भेड़ों से मिलती है, लेकिन इस बकरी से भी अपने ऊन उत्पादित की जाती है। एक जब बात आती है ऊन की तो एक आती है अंगोरा ऊन। जो अंगोरा वुल होती है वो अंगोरा नस्ल का जो खरगोश होता है उससे तैयार की जाती है। ये पश्मीना ऊन से थोड़ी अलग होती है, ज्यादा बढ़िया होती है, शानदार होती है। ये खरगोश से, अंगोरा नस्ल का खरगोश है, उससे ऊन प्राप्त की जाती है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, अंगोरा ऊन बोलते हैं। तो ये स्पेशल टाइम की जो अंगोरा ऊन है, अंगोरा जो वुल है वो अंगोरा नस्ल के रैबिट से यानी खरगोश से प्राप्त की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अपना क्या था, पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है, पश्मीना वुल प्रोड्यूस फ्रॉम, तो गोट, जो काश्मीरी गोट है उससे अपने इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना 5th नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट अपने चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, दिमाग लगाओगे तो इजीली कर दोगे। दूध डैश डैश, यानी यहां पे कोई विटामिन की बात है, को छोड़कर सभी पानी में घुलनशील विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। यानी पानी में घुलनशील जितने भी विटामिन है उसमें किसी एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो विटामिन पानी में घुलनशील है वो सारे के सारे दूध में बहुत बढ़िया मात्रा में पाए जाते हैं। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑल वाटर सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट फॉर, एक को छोड़ के सारे वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है दूध में अच्छे पाए जाते हैं। तो कौन सा जो है वो दूध में नहीं पाया जाता? ए ऑप्शन है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन बोले तो विटामिन बी12, साइनोकोबालामिन बोले तो विटामिन बी12, इसमें कोबाला लिखा हुआ है, कोबाल, कोबाल का मतलब इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोई धातु या मेटल पाया जाता है, इसलिए हम इसको मेटलिक विटामिन या धात्विक विटामिन कहते हैं। एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें कोई धातु पाया जाता है या जिसमें कोई मेटल पाया जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? धात्विक विटामिन। पौधों के अंदर ये कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है, पौधों में कहीं नहीं पाया जाता है, ये पौधों से हमें ये मिल ही नहीं सकता है। वानस्पतिक स्रोत से विटामिन बी12 नहीं मिलता है, पशु जनित भोजन से ही विटामिन बी12 की पूर्ति होती है, पशु जनित भोजन से ही विटामिन बी12 की पूर्ति होती है। पौधों से जनित वानस्पति जनित भोजन में बी12 नहीं पाया जाता। बी12 अगर आपको कहीं मिलता है तो दलहनी फसलों की जड़ों की जो गांठें उनमें मिलता है, वो अपने खाते नहीं है। दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में कोबाल्ट है, वो विटामिन बी12 साइनोकोबैलिडियम बनाता है, ठीक है, और विटामिन बी12 लेग हीमोग्लोबिन बनाता है, लेग हीमो, यहां लिख देता हूं, लेग हीमोग्लोबिन बनाता है। लेग हीमोग्लोबिन के कारण इन गांठों का कलर कैसा होता है? गुलाबी होता है, ठीक है। तो पौधों में तो सिर्फ दलहनी फसलों की जड़ों में, और उसको अपने खाते नहीं है, तो हमें वानस्पतिक भोजन से कभी विटामिन बी12 नहीं मिलता। जो शाकाहारी है उनको दूध से मिल जाता है, और जो मांसाहारी होता है उनको किससे मिल जाता है? अंडे से मिल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। ये तो आप जानते ही होंगे, विटामिन बी2 को बोलते हैं, विटामिन बी2 को कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड। ये किसको कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। और थायमिन जो है वो है विटामिन बी1। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए विटामिन बी व सी है वो जल में घुलनशील है। विटामिन बी व जो सी है वो जल में घुलनशील होती है। बी अकेला तो है नहीं, बी 1 2 3 4 5 6 7 9 12 है ना, कई सारे विटामिन बी है, तो अपने विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स और सी है, यही जल में घुलनशील है। बी के जितने भी सारे के सारे जो है वो जल में घुलनशील है, और सी होता है वो भी जल में घुलनशील है। ये चारों जो ऑप्शन है ये चारों के चारों ही जल में घुलनशील है। इनमें से एक विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, और दूध में कौन सा नहीं पाया जाता? विटामिन सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड, यानी सी जो ऑप्शन है वो आपका यहां पे राइट होगा। देखो, दूध में जल में घुलनशील सारे के सारे विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन एक विटामिन नहीं पाया जाता, वो कौन सा है? विटामिन सी। पीछे बचा बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के सारे फॉर्मेट है वो दूध में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आवश्यक एमिनो अम्ल सहित दूध में आमतौर पर अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल भी मिला लो, आवश्यक अमीनो अम्ल भी मिला लो, और जो आवश्यक नहीं है उनको भी मिला लो, तो उनको मिला के दूध में कितने अमीनो एसिड है? अमीनो फिल इन द ब्लैंक। अमीनो एसिड आर द कॉमनली फाउंड इन मिल्क प्रोटीन्स इंक्लूडिंग द एसेंशियल अमीनो एसिड। कितनी संख्या में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 19। तो दूध में जो कुल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 19 पाए जाते हैं। अमीनो एसिड कितने पाए जाते हैं? 19 पाए जाते हैं, ठीक है। दूध में आवश्यक प्लस जो दूसरे हैं सबको मिला के 19। वैसे शरीर को कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है? 20। 20 में से 10 तो शरीर में ही संश्लेषित हो जाते हैं, और 10 हमें किसके साथ लेने होते हैं? भोजन के साथ। और जो भोजन के साथ लेने होते हैं उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 10। 20 अमीनो अम्ल की जरूरत है, 10 हमारे शरीर में ही बन जाएंगे, तो हमें भोजन के साथ लेने की क्या जरूरत है? तो बचे कितने? 10, वो हमें भोजन के साथ लेने पड़ते हैं, उन्हीं को अपने क्या कहा जाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्लियरिफाई हो गया? नेक्स्ट अपने चलते हैं, ये दूध में कौन कौन से अमीनो अम्ल ज्यादातर पाए जाते हैं? दो, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन,
ल्यूसिन, एस्पेरेटिक एसिड, लाइसिन और वेलेनिन, ये जो अमीनो एसिड है ये तो है मेन। माइनर देखें तो सिस्टीन है, मिथ्योनिन है, ये अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ज्यादा मात्रा में तो ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, ल्यूसिन, एस्पेरेटिक एसिड, लाइसिन, वेलेनिन और कम मात्रा के अंदर सिस्टीन और मिथ्योनिन भी पाए जाते हैं। इन अमीनो अम्ल में सबसे ज्यादा दूध में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल है ल्यूसिन। दूध में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अमीनो अम्ल ल्यूसिन और उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? लाइसिन का। दूध में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अमीनो अम्ल कौन सा है? ल्यूसिन और उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? लाइसिन का। और दूध में कौन सा अमीनो अम्ल है वो अनुपस्थित होता है? तो ग्लाइसिन। आपसे पूछ ले कि दूध में कौन सा अमीनो अम्ल अनुपस्थित होता है तो आप बोलोगे ग्लाइसिन होता है। ठीक है, तो ये दूध में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल का लेखा जोखा है। सिस्टीन और मिथ्योनिन है, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी जो मैंने ऊपर बताए थे वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पनीर का उच्च पोषक मूल्य किसके कारण होता है? द हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ चीज इज ड्यू टू, यानी पनीर है उसका महत्व किस कारण सबसे ज्यादा है? ए ऑप्शन है कि इसमें मिनरल्स, खनिज बहुत है। बी ऑप्शन है इसमें प्रोटीन बहुत है। सी ऑप्शन है इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़िया है। डी ऑप्शन है कि ये सभी कारण बनते हैं। तो बताइए पनीर का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके कारण उसकी मार्केट में वैल्यू है वो ज्यादा है? फटाफट बताइए जी। जो पनीर होता है वो प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स होता है। पनीर जो होता है वो प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स होता है। तो इसके अच्छी वैल्यू मिलने का या इसकी इंपॉर्टेंस होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक जो बनता है वो कौन सा बनता है? कि इसमें प्रोटीन कंटेंट है वो बहुत अच्छा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अपने चले। अगला क्वेश्चन है 21 डिग्री सेल्सियस पर दूध वसा का विशिष्ट गुरुत्वा कितना होता है? यानी 21 डिग्री सेल्सियस पर दूध का अपेक्षिक घनत्व, दूध की वसा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? दूध में जो फैट है, वसा है, उसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट एट 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ए ऑप्शन है 0.70, बी ऑप्शन है 0.82, सी ऑप्शन है 0.93 और डी ऑप्शन है 0.98। देखो 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो दूध की वसा है, मिल्क फैट है, उसका जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो 0.93 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी वेट बाय वॉल्यूम यानी भार बटा आयतन को अपने क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? 1 लीटर में, 1 लीटर बोले तो 1000 ml में, 1000 ml में घी भरोगे तो उसका वजन कितना आएगा? उसका वजन आएगा 930 ग्राम, 930 ग्राम। इसलिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.93। देखो अगर मैं बात करूं पानी की, पानी अगर 1000 ml यानी 1 लीटर लोगे तो अगर उसका वजन करोगे तो उसका वजन 1000 ग्राम ही आएगा। पानी का जो घनत्व होता है वो हमेशा कितना होता है? अपेक्षित घनत्व 1 ही होता है। लीटर तरल को मापने की इकाई है और ये कितना स्थान घेरती है यानी आयतन को मापती है। किलो है वो भार को मापने की इकाई है, कितना वजन है ये उसको मापने का काम करता है। क्लियर है? अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो पानी है वो हमारे संसार में सबसे अच्छा मानक है। सबसे जो अच्छा स्टैंडर्ड है वो कौन है? पानी। और पानी के आधार पर बात करें तो लीटर और केजी क्या होता है? बराबर होता है। लीटर और केजी बराबर होता है। और बात हमें किसके आधार पर करनी होती है? पानी के आधार पर ही हमेशा करनी होती है। ठीक है, पानी के आधार पर ही बात होती है। तो पानी के आधार पर लीटर और केजी की तुलना की जाती है। अगर कोई पानी से हल्का है, पानी पे तैरेगा तो उसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम आएगा। अब घी को आप पानी में डालोगे तो ऊपर तैरेगा तो उसका अपेक्षित घनत्व क्या है? कम आएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर दूध के अपेक्षित घनत्व की बात की जाए तो दूध का अपेक्षित घनत्व आपने पढ़ा होगा 1.028 से लेकर 1.032 होता है। अगर इसमें मैं गाय के दूध के अपेक्षित घनत्व की बात करूं, गाय का दूध थोड़ा पतला होता है तो ये गाय का दूध का अपेक्षित घनत्व है। और भैंस के दूध के अपेक्षित घनत्व की बात करूं तो ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व है। यानी गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से लेकर 1.030 तक होता है। वहीं पे भैंस के दूध के अपेक्षित घनत्व 1.030 से लेकर 1.032 होता है। भैंस का दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसका मतलब जो दूध होता है वो क्या है? घी से भारी होता है, तभी तो दूध के ऊपर वसा रहती है ना, तभी तो दूध के ऊपर जनरली वसा देखने को मिलेगी। अब देखो इसका मतलब हुआ कि आप 1 लीटर के बर्तन में यानी 1000 ml के बर्तन में दूध डालोगे और उसका वजन करोगे तो उसका वजन आएगा 1028 से लेकर 1032 ग्राम। इसका मतलब दूध जो है
वो पानी से भारी होता है, इसलिए 1 से ज्यादा वजन आता है। और वसा होती है वो पानी से हल्की होती है, इसलिए दूध पे वो तैरती है। वहीं पे स्प्रेटा दूध से वसा निकाल ली जाती है। जो हल्का मटेरियल है वो तो निकाल लिया जाता है, भारी मटेरियल बच जाएगा, इसलिए स्प्रेटा दूध का अपेक्षिक घनत्व है वो सामान्य दूध से ज्यादा होता है। कितना होता है? 1.037 होता है। जो सेपरेटा दूध यानी जिससे हमने फेट निकाल लिए, क्रीम निकाल लिए। अब कई लोग ये सोचते हैं गाढ़ा दूध बढ़िया होता है। नो डाउट गाढ़ा दूध बढ़िया होगा, जिसमें पानी नहीं है वो गाढ़ा, जिसमें पानी डाल दोगे वो कौन सा दूध हो जाएगा? पतला दूध हो जाएगा। लेकिन अकेला गाढ़ापन ही दूध की गुणवत्ता डिसाइड नहीं करता है, वसा और गाढ़ापन दोनों ही दूध की गुणवत्ता डिसाइड करते हैं। अकेला गाढ़ा में जाओगे तो उसमें तो वसा निकाली जा चुकी है, और आपको पता है दूध के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पार्ट, सबसे ज्यादा व्यावसायिक महत्व रखने वाला जो अवयव होता है वो वसा होता है। दूध का रेट सबसे ज्यादा किस बात पर डिसाइड होता है? उसमें पाई जाने वाली वसा पे डिसाइड होता है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ मिल्क कौन सा होता है? फैट। यानी दूध का सबसे बहुमूल्य पार्ट कौन सा होता है? तो वसा होता है। अब दूध तो गाढ़ा हो गया, लेकिन उसका जो व्यावसायिक भाग था, जो सबसे ज्यादा पैसे रखने वाला था, वो तो हमने निकाल लिया है। इसलिए दूध की गुणवत्ता जांच करते समय फेट निकालते हैं। फेट आप कौन सी विधि से निकालते हो? गर्बर विधि से निकालते हैं, गर्बर मशीन काम में लेते हैं, और उसके साथ साथ आप ब्यूटारोमीटर काम में लेते हैं। ब्यूटारोमीटर में आप फेट कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा, दूध पतला है या गाढ़ा है, तो उसके लिए आप अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, और उसके लिए आप लैक्टोमीटर काम में लेते हैं। तो इन दोनों चीजों को मिला के ही दूध की गुणवत्ता डिसाइड होती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। अगर वहीं पे खीस के अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो खीस का अपेक्षिक घनत्व 1.40 से लेकर 1.080 तक होता है, क्योंकि खीस तो और भी ज्यादा गाढ़ी होती है, लसलसी होती है, गाढ़ी होती है। तो खीस का अपेक्षिक घनत्व 1.040 से लेकर 1.080 तक होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए, पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए शेफर्ड का सूत्र कौन सा है? इनमें से शेफर्ड का फॉर्मूला कौन सा है? पशुओं का, अपने एनिमल का वेट डिसाइड करते हैं शेफर्ड फॉर्मूले से, तो इनमें से शेफर्ड फॉर्मूला कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए। विचारों ऑप्शन है, बोलने की जरूरत नहीं, आप देख के फटाफट आंसर कीजिए कि जो शेफर्ड फॉर्मूला है पशुओं के भार के लिए वो कौन सा है। जिसका ए ऑप्शन राइट है। W का मतलब वेट, G का मतलब ग्रिथ यानी सीने का घेरा, स्क्वायर है ये, ठीक है, यहां पे स्क्वायर लगा है, और L का मतलब लेंथ बटा में 300। यहां लिख देता हूं वेट बराबर ग्रिथ स्क्वायर यानी सीने का घेरा गुणा में L यानी मतलब पशु की लंबाई, बटा में क्या है? 300। और इस फॉर्मूले से जो वेट आता है वो पौंड के अंदर आता है। जो वेट आता है वो किसमें आता है? पौंड के अंदर आता है। अब सीने का घेरा पशु के कहां से लिया जाता है? अगर देखना चाहते हो तो पशुओं में सीने का घेरा ये जस्ट इसकी अगली टांगों के जस्ट पीछे से लिया जाता है। ये ग्रिथ है, सीने का घेरा है। लंबाई अगर आप मेजर करोगे तो आप इस तरह से पशु की लंबाई मेजर करोगे, आपके पास लंबाई आ गई, आपके पास सीने का घेरा आ गया। आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है और फॉर्मूले में रखकर उत्तर निकाल देना होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है ना? मिल्क फीवर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मिल्क फीवर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? जो मिल्क फीवर होता है वो कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, और डी ऑप्शन है आयरन। देखिए मिल्क फीवर में क्या होता है, बाकी फीवर में तो पशुओं के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और इस फीवर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर घटता है। ये एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें पशुओं की बॉडी का टेम्परेचर घटता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम से संबंधित कैल्शियम से जो संबंधित ग्रंथि होती है वो कौन सा, सॉरी ग्रंथि क्या हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? पेरेथ्रोइड हार्मोन। पेरेथ्रोइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम का अवशोषण कम होता है। पेरेथ्रोइड हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम का अवशोषण कम होता है और कैल्शियम की कमी आ जाती है, और कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। कैल्शियम की कमी से दुग्ध जवर होता है जिसको अपने क्या बोल देते हैं? मिल्क फीवर होता है। राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम। राइट आंसर कैल्शियम। मिल्क फीवर हमेशा कैल्शियम की कमी से होता है। अब देखो फास्फोरस की कमी से पशु है वो सड़ी गली जो चीजें हैं वो खाना लग जाता है। फास्फोरस की कमी कैसे पता लगेगा? वो सड़ी गली जैसे पॉलीथीन वगैरह ये खाता है तो समझो फास्फोरस की कमी है। दीवार को चाटता है तो समझ लो कैल्शियम की कमी है। और अगर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी है तो पिक्का रोग, जिसको पाइका भी बोलते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी से पिक्का रोग होता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी से पाइका या पिक्का रोग होता है।
और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से पशुओं में एनीमिया रोग, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से पाइका या पिका रोग होता है, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है, जिसमें क्या होता है, पैराथाइरोइड जो हार्मोन होता है वो इम्बैलेंस होने के कारण कैल्शियम का अवशोषण कम होता है। और उसके अलावा फास्फोरस की कमी है तो पशु क्या है, सड़ी गली वस्तुएं खाने लग जाता है, पॉलीथीन वगैरह खाने लग जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। थनैला रोग से प्रभावित दूध का मान होता है पीएच ऑफ द मोस्टेटिस इन्फेक्शन ऑफ मोस्टेटिस। देखो जो जिसके अंदर मोस्टेटिस हो जाता है, थनैला रोग, जिसको चिल ऑफ वीडर भी बोलते हैं, चिल ऑफ वेडर भी बोलते हैं, शीतन रोग भी बोलते हैं, या फिर अयन का शीतन रोग भी बोलते हैं। अयन का शीतन रोग, चिल ऑफ वेडर या मोस्टेटिस या थनैला रोग, ये जो अयन होता है पशुओं का वो इससे प्रभावित होता है ना। और जब दूध निकालते हैं तो थोड़ा मतलब उसके साथ रक्त भी आने लग जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो जो दूध होता है जिसके अंदर थनैला रोग होता है, जिस पशु में मोस्टेटिस रोग होता है, उस दूध का पीएच मान कितना होता है? जो बिल्कुल सही दूध होता है उसका पीएच मान तो 6.4 से 6.7 होता है, यानी दूध स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का अम्लीय होता है। जो सामान्य दूध है उसका पीएच तो कितना होता है, 6.4 से 6.7 होता है। लेकिन वो दूध जिसके अंदर जिसमें पशु के थनैला रोग हो चुका है, उस दूध का पीएच मान कितना होता है जी? थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन आपका राइट होता है। थनैला ग्रसित जो पशु होता है उसका दूध है वो काम में नहीं लेना चाहिए, यूज में नहीं लेना चाहिए। जब थनैला रोग ठीक हो जाता है तो आप इसको काम में ले सकते हो। वैसे ज्यादातर थनैला रोग होने के बाद पशु खराब हो जाता है, फिर उसका दूध उत्पादन है वो जनरली खराब हो जाता है। नेक्स्ट है पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ होने चाहिए। जो पशु आहार है आप जो पशुओं को खिला रहे हैं उसमें कम से कम एडिबल जो पार्ट है वो कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75% और डी ऑप्शन है 80%। तो कम से कम जो डाइजेस्टेबल कंटेंट है वो कितना होना चाहिए? मतलब जो कुल भोजन खा रहे हैं उसमें पचने योग्य मटेरियल कितना होना चाहिए? पचने योग्य मटेरियल मिनिमम कितना होना चाहिए? 60% तो होना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। कम से कम 60% है वो पचने योग्य पदार्थ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर, जो भी पशु को भोजन खिला रहे हो उसमें डाइजेस्टेबल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60% होनी चाहिए। 60% से अगर कम डाइजेस्टेबल है तो पशुओं में कब्ज होने की समस्या रहती है। इसलिए अपने ऐसा आहार खिलाना चाहिए जो एटलीस्ट 60% तो पचे ही पचे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। करण स्विस गाय का संकरण है। करण स्विस गाय का संकरण है। ए ऑप्शन है होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपाकर, बी ऑप्शन है होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल, सी ऑप्शन है होलिस्टीन फ्रीजियन और राठी, और डी ऑप्शन है ब्राउन स्विस व साहिवाल। देखो नाम क्या है? करण स्विस। ठीक है, करण स्विस जो तैयार की गई है वो एनडीआरआई से तैयार की गई है, अभी अपने बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस है वो ब्राउन स्विस, स्विस आ गया तो स्विस है ना, ब्राउन स्विस, और सह से स्विस और सह से साहिवाल। ठीक है, तो ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से तैयार की गई है। ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से कौन सी तैयार की गई है? करण स्विस तैयार की गई है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। अब देखो, करण स्विस वर डेवलप इन इंडिया एट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल में विकसित की गई है। ठीक है, ये ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है। इसका एवरेज जो दूध उत्पादन है वो कितना है? 5000 से 6000 है, और इसके दूध में लगभग जो फेट होता है वो 4.7% होता है। यानी एक बढ़िया डेवलप नस्ल है, ब्रीड है, एक बढ़िया डेवलप ब्रीड है। औसत दूध उत्पादन 5000 से 6000 किलो प्रति ब्यात, यानी एक लैक्टेशन पीरियड में 5000 से 6000 किलो दूध होता है, और जिसमें वसा कितनी होती है? 4.7। तैयार कहां से की गई है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से इसको तैयार किया गया है, और यह ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से तैयार की गई है। नेक्स्ट अपने बात करें, यह करण फ्रीज है। करण फ्रीज जो है वो किससे तैयार की गई है? होलिस्टीन फ्रीजियन और जो थारपाकर है उसके संकरण से कौन सी तैयार की गई है? जनरली जो तैयार की गई है वो करण फ्रीज तैयार की गई है। करण स्विस है वो तो ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस है, और करण फ्रीज है वो होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपाकर के क्रॉस से तैयार की गई है। ये भी एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से तैयार की गई है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से तैयार की गई है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कुंडलाकार सींग कौन सी नस्ल में होते हैं? भैंस की नस्ल पूछी गई है यहाँ पे। ठीक है, कुंडलाकार
इस तरह से लटक के, इस तरह के कुंडल के आकार की जो होते हैं, ठीक है। तो कौन सी नस्ल में होते हैं? ए ऑप्शन है जाफराबादी, बी ऑप्शन है सूरती, सी ऑप्शन है बदावरी और डी ऑप्शन है मुर्रा। मुर्रा में तो जलेबी के आकार के सींग होते हैं और जेड ब्लैक कलर की होती है। बदावरी जो होती है इसके सींग छोटे ही होते हैं और ये तांबर कलर की होती है, भूरी भैंस जिसको बोलते हैं। सूरती जो होती है इसमें द्राती के आकार के सींग होते हैं और जो जाफराबादी होती है उसमें कुंडलाकार सींग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जाफराबादी भैंस के जो सींग होते हैं वो कुंडलाकार होते हैं। बाकी सबकी मैंने एक है मोटी मोटी पहचान बता दी। भारत में एक वर्ष में एक भेड़ से औसत ऊन उत्पादन होता है। एक भेड़ से औसत ऊन उत्पादन होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है भी औसत जो ऊन उत्पादन है वो कितना होता है एक भेड़ से। ए ऑप्शन है 1.24 किलो, यानी एक वर्ष में भेड़ से एवरेज कितना, भारत में जितनी भी नस्लें हैं उनका एवरेज उत्पादन कितना है। ए ऑप्शन है 1.24 किलो, बी ऑप्शन है 1.36 किलो, सी ऑप्शन है 1.50 किलो और डी ऑप्शन है 2 किलो। तो एक भेड़ से भारत में औसत कितनी ऊन उत्पादित हो जाती है यह पूछा गया। तो भारत में औसत एक भेड़ से जो ऊन उत्पादन होता है एक साल का वो 1.36 किलो होता है, जो विदेशी नस्लों या मैं बोलूं यूरोपियन नस्लों की तुलना से कम है। वहां की भेड़ों की ऊन उत्पादन ज्यादा है और अपने यहां भेड़ों का औसत ऊन उत्पादन कितना है 1.36 किलो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल है। डेजर्ट एरिया के लिए ए ऑप्शन साहिवाल बिल्कुल नहीं है, बी ऑप्शन कांकरेज बिल्कुल नहीं है, सी ऑप्शन नागौरी परफॉर्म करती है ऐसी बात नहीं है और डी ऑप्शन है थार पारकर। जिसकी थार में पार पड़े वो थार पारकर, जिसकी थार में पार पड़े वो थार पारकर। डेजर्ट मरुस्थल के लिए जो सबसे बढ़िया ब्रीड है वो कौन सी है? थार पारकर है। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मिनी एलिफेंट के नाम से कौन सी भैंस जानी जाती है? जो भैंस की सबसे भारी भरकम नस्ल है उसी को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है जाफराबादी, बी ऑप्शन है सूरती, सी ऑप्शन है बदावरी, डी ऑप्शन है मुर्रा। तो इनमें से ऐसी कौन सी भैंस है जिसको अपने मिनी एलिफेंट छोटा हाथी के नाम से जानते हैं? तो वो कौन सी है? जाफराबादी। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। जाफराबादी के बाद दूसरे नंबर पे भारी भरकम मुर्रा होती है। बदावरी और सूरती इतनी भारी भरकम नस्लें नहीं होती। सबसे भारी भरकम जाफराबादी और उसके बाद दूसरी कौन सी? मुर्रा। लेकिन भैंसों की नस्लों में सबसे जो फेमस नस्ल है वो कौन सी है? मुर्रा है। सबसे जो फेमस है वो मुर्रा है और मुर्रा का दाम भी अच्छा मिलता है। ये जाफराबादी है। हमने पीछे पढ़ा था कुंडलाकार सिंह, तो आप इसके कुंडलाकार सिंह भी देख सकते हो और इसका देखो हेल्थ है वो बहुत तगड़ा है। नेक्स्ट है सही मिलान करना है जी। यहां पे सही मिलान क्या करना है? देखो इनमें से कौन सा जो मिलन है वो ठीक नहीं है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच अपने को ढूंढना है। ये गर्भ अवधि है ना, गेस्ट्रेशन पीरियड है, यानी कौन से पशु में कितने समय का गेस्ट्रेशन पीरियड होता है। बफेलो 307 दिन बिल्कुल ठीक है, ये तो गलत मैचिंग नहीं है। बकरी 151 दिन, ये भी मैचिंग ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ भेड़ ये भी मैचिंग ठीक है 150 दिन। ऊंट कैमल 489, नहीं ये मैचिंग ठीक नहीं है। लगभग कितने दिन होता है? 389 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भधारण अवधि होती है। तो इसका डी ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है, बाकी सारे मैच है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। चारों ही क्वेश्चन आपके काम के हैं। नेक्स्ट अपने चले 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है मुर्गी का कुल है। ए ऑप्शन है बोवेडी, बी ऑप्शन है फेजिनियडी, सी ऑप्शन है सुएडी और डी ऑप्शन है कैमिलेडी। कैमिलेडी से समझ गए होंगे आप, कैमल ऊंट का है, सुएडी सुअर का है, बोवेडी जो है गाय भैंस भेड़ बकरी का है और फेजिनियडी जो है वो पक्षियों का यानी मुर्गी का है। फेजिनियडी है वो किसका है? मुर्गी का कुल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो अपने पास बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन इस सेशन का टाइम बस इतना ही है। तो नेक्स्ट सेक्शन में जो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर अपने डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अगर आपको आज मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जल्द ही लाइव क्लास वापस लेके आएंगे, तो